बच्चों, आज हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ये नीति निर्देशक तत्व और किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार क्या हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके बारे में क्या बोला है और संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में क्या जानकारी दी है? आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपको मिलेंगे संविधान के भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ मिलेगा आपको? भाग 4 में। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेके 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है। सबसे पहले पहली लाइन देखिए। संविधान की एक प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व संविधान की एक विशेषता है। संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से। कहाँ से लिए? तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन तो यही बन गए। ठीक है। कौन से भाग में है? तो 4 में। किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 36 से 51 तक है। उसके अलावा किस देश से लिया? तो आयरलैंड से लिया। अब ये नीति निर्देशक तत्व होते क्या है वो देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जो संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में इसको रखा है। ये नीति निर्देशक तत्व एक पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। भविष्य में जो सरकारें बनेंगी ना, भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए ये नीति निर्देशक तत्व एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इसके बारे में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या बोला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में देखिए। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण के लिए प्रोत्साहित करने वाली, जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। ठीक है। जनता का कल्याण इंपॉर्टेंट है। जनता का कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है। ये बात हमें किसने बोली है? राजेंद्र प्रसाद ने। नीति निर्देशक तत्व राज्य की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के समक्ष आचार संहिता के रूप में है। देश की मौलिक अधिकार परामर्शदात्री समिति ने स्वीकारा। इन्हें प्रशासन संचालन के लिए मूलभूत, प्रशासन को चलाने के लिए मूलभूत सिद्धांत माना जाए। परामर्शदात्री मौलिक अधिकारों की है। उसने माना कि नीति निर्देशक तत्वों को जो है वो मूलभूत सिद्धांत माना जाना चाहिए। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 37 में क्या लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 37 में क्या लिखा है? आइए देखिए। संविधान के अनुच्छेद 37 में लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 37 में लिखा है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, एक डायरेक्शन के रूप में कार्य करेंगे। देश की मौलिक अधिकार परामर्शदात्री समिति ने यह स्वीकार किया कि इन्हें मूलभूत सिद्धांत माना जाए। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 37 में लिखा है, इसमें लिखा है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं दी जा सकेगी। तब तक इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती है और देश के शासन में मूलभूत रूप से विधि निर्माण के मामले में राज्य का कर्तव्य होगा कि इन्हें माने। इसके बारे में एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है LG खेड़कर। LG खेड़कर ने क्या कहा है? LG खेड़कर ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वह, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आदर्श हैं। क्या है? एक आदर्श है जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है। ये एक आदर्श है जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है, इसीलिए इनका निर्माण किया गया। अब आप आगे देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देने और समता पर आधारित समाज का निर्माण करने, विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। किस किस रूप के लिए, क्यों बनाए गए?
एक तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए, दूसरा समता पर आधारित समाज का निर्माण होना चाहिए, तीसरा विकास के लिए सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। तो लोक कल्याण, समता और समान अवसर देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया गया। फिर आपका संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता और राज्य के लिए अनुसरणीय नीति के विश्लेषण से संबंधित है। अध्ययन की दृष्टि से भी इन्हें बांटा जा सकता है। तो आप देखिए, सबसे पहले आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। फिर उसके बाद हैं आपके सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी सुरक्षा नीति निर्देशक तत्व। फिर आपके पंचायत राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व जो है और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा नीति निर्देशक तत्व। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है इस प्रकार बांटे गए हैं। सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में क्या लिखा है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की गई है। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 39 में क्या लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 39 में लिखा है कि राज्य अपनी नीति इस प्रकार निर्धारित करेगा जिससे कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त हो। मतलब पुरुषों को और स्त्री दो सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे नरेगा में स्त्री और पुरुष को समान काम है और समान वेतन है। समुदाय के विभिन्न साधनों का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की बाधा पहुंचे। किसी एक के पास संपत्ति नहीं जानी चाहिए, उत्पादन नहीं जाना चाहिए, सभी के पास जाना चाहिए, सार्वजनिक हित में बाधा नहीं आनी चाहिए। स्त्री और पुरुष का समान कार्य और समान वेतन मिले, इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में चल रहा है। श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के बीच स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होना चाहिए। छोटी उम्र में पैसे के लिए काम नहीं करवाया जाए। तो आप जानते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया है। राज्य के द्वारा बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी। बच्चों और युवकों को शोषण से तथा नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। ये तो था आपका अनुच्छेद 39। अब है आपका अनुच्छेद 41 में क्या लिखा है। तो देखिए, अनुच्छेद 41 राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के अंतर्गत इस बात का प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा प्राप्त कर सके और 3 स्थिति देखो आप, बेकारी में, वृद्धावस्था में, बीमारी में और अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। तो घर बैठे अंगहीन लोगों को पैसे मिलते हैं राज्य के द्वारा, वृद्धावस्था में पेंशन मिलती है, बीमारी में भी पैसा मिलता है। इस प्रकार राज्य मदद करता है, आर्थिक लोक कल्याणकारी कार्य करता है। फिर आपका इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 42, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 42 में क्या लिखा है कि राज्य जो है वो काम की दशा तय करेगा। राज्य क्या करेगा? राज्य काम की दशा तय करेगा। ठीक है, राज्य 42 में क्या लिखा है? राज्य जो है काम के लिए यथोचित मानवीय दशाओं का प्रबंध करेगा और ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्री को प्रसूता में कार्य ना करना पड़े। तो आप ध्यान दें, जो महिलाएं नौकरी करती हैं या किसी भी कंडीशन में हैं, अगर वो प्रसूतावस्था में हैं, गर्भावस्था की अवस्था में हैं, तो उनको कार्य नहीं करना पड़ता। अनुच्छेद 42 के तहत उनकी मानवोचित दशाओं का ध्यान राज्य को रखना होता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि राज्य कानून द्वारा, आर्थिक संगठनों द्वारा और अन्य किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कृषि, उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में लगे हुए श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, वे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके, अवकाश के समय का पूरा उपयोग कर सके, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के सुअवसर प्राप्त हो सके। ये लोक कल्याणकारी अनुच्छेद 53 का है।
फिर है इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों को दो तत्व और जोड़े गए। कितने? 2 तत्व और जोड़े गए। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व में 2 तत्व कौन से हैं? सबसे पहला है आपका कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी अधिकार, और दूसरा औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाना, फैक्ट्रियों के मैनेजमेंट में कर्मचारियों की भागीदारी। तो ये 42वें संविधान संशोधन आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों में 2 तत्व और जोड़े गए। फिर आता है आपका नवीन अनुच्छेद बना है एक 43 क। ठीक है, 43 क में क्या लिखा है? पहले 43 को ही पढ़ लीजिए वापस। 43 में खुद में लिखा है कि राज्य कानून द्वारा संगठनों द्वारा अन्य किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में लगे हुए सभी श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वे अपने अवकाश के समय का पूरा उपयोग कर सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए सुअवसर प्राप्त हो सके। और 43 क में क्या लिखा है? 43 क में लिखा है कि राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य किसी प्रकार से औद्योगिक संस्थानों तथा ऐसे अन्य संगठनों के प्रबंध में श्रमिकों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। श्रमिकों को मैनेजमेंट में भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा राज्य। ठीक है, राज्य इसके लिए कदम उठाएगा। फिर है आपका अनुच्छेद 48, इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में लिखा है कि राज्य कृषि और पशुपालन का राज्य कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा ताकि गाय, बछड़ों और अन्य दूध देने वाले तथा भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोका जाए। ठीक है, पशुओं के वध को रोकने के लिए और कृषि और पशुपालन पर ध्यान देने के लिए संचालन। फिर है 44वां संविधान संशोधन, आप जानते ही हैं 1979 है, द्वारा एक तत्व जोड़ा गया। राज्य विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के समुदायों के बीच आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को कम से कम करने का प्रयास करेगा। तो यह है आपके आर्थिक तत्व। अब आता है सेकंड आपका सामाजिक सुरक्षा व शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। लोगों के सामाजिक और शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखिए आप अनुच्छेद 44 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 44 के अनुसार एक देश के सभी नागरिकों को एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा। समान आचार संहिता यानी सबके लिए समान नियम। फिर अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है कि 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए नीति निर्देशक तत्वों में 45 में रखा गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करने की व्यवस्था। फिर है आपका अनुच्छेद 46, राज्य जनता के पिछड़े हुए वर्गों, जैसे पिछड़े हुए वर्ग कौन से हैं? आपके SC ST और SC ST के लिए है ये। तो उनकी शिक्षा और आर्थिक हितों की उन्नति का प्रयत्न करेगा। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47, राज्य का ये प्रमुख कर्तव्य होगा कि वे लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रयत्न करे और राज्य औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त ऐसे मादक द्रव्यों पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके अलावा मादक द्रव्यों और पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 47, ध्यान रखें आप, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। फिर है 42वें संविधान संशोधन में एक नवीन अनुच्छेद 48 क को भी जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, उसमें सुधार करने और देश के वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करेगा। वन्य जीव और वनों की सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए कार्य करेगा। ठीक है।